आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो जानना चाहते थे कि क्या अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या ऐसा होता है कि उसका मास चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जब भी हम कोई केमिकल कंपोजिशन और कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मास कांस्टेंट रहता है। तो इफ़ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट यू विल कम टू नो। ओके, तो अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पे फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दो लॉ निकाले। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। मैंने क्या किया, एक शुगर लिया, वाटर लिया और 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मैं यहाँ पे ml की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसका वेट कर लिया। ठीक है, उन दोनों को मिलाया तो मैंने टोटल मास जब किया तो मेरे को 200 ग्राम मिला। ठीक है, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। शुगर सॉलिड फॉर्म में थी, ये लिक्विड है, ओवरऑल सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट द क्वेश्चन इज अराइज्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये वुड है, अगर वुड को आपने बर्न किया तो क्या होगा, उसका जो राख होगा उसका वेट और बिफोर बर्निंग वो सेम नहीं होगा डेफिनेटली। ओके, तो आप बोलोगे ऐसा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने जो ऑक्सीजन उसमें यूज़ हुआ है वाइल बर्निंग, उसका मास और जो भी एयर प्रोड्यूस्ड हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है, उन सब का मास और वो राख जो है, जो ऐश बची है वुड की, उसको अगर आप ऐड कर दोगे ना तो टोटल मास जो मिलेगा वो सेम मिलेगा जितना वुड का पहले था। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में समझाया है और ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो मैंने वुड वाला एग्जाम्पल आपको दिया। ठीक है, नाउ बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? फॉर एग्जांपल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब कहाँ से भी आपने एक वाटर लिया, H2O मैंने लिया, 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया, चाहे वो हिमालय से लो या समुद्र से लो, सी से लो, कहीं से भी आपने वाटर लिया, जब आप इसको डिसोशिएट करोगे, दोनों को अलग करोगे, तो यू विल रियलाइज कि आपको जो हाइड्रोजन है ना वो 1 ग्राम मिलेगा और जो ऑक्सीजन है वो आपको 8 ग्राम मिलेगा। अब आपने हिमालय से लिया है या समुद्र से लिया है या आपके घर का पानी हो, कुछ भी कहीं पे भी आप देखोगे तो हमेशा ये AC रेशियो में मिलेगा, दैट इज़ 1:8। तो ये जो रेशियो है ना वो रेशियो फिक्स है 1:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये रेशियो हमेशा सेम रहता है फॉर अ स्पेसिफिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, वो है अमोनिया का। ठीक है, अगर अमोनिया का एग्जांपल ले तो अमोनिया आप कहाँ से भी लो, यहाँ से लो, USA से लो, तो वो जो हमें मिलेगा वो 14:3 के रेशियो में मिलेगा। दैट इज़ 14% क्या होगा आपका नाइट्रोजन होगा, ठीक है, एंड 3% आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये हमेशा इसी रेशियो में आपको मिलेगा बाय मास। इस चीज़ को याद रखना, वरना ये काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बाय मास, कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास, ये किसके कंपैरिजन में? मास के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस की बात करेंगे, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मिस कर जाएंगे वरना। तो हमेशा कोई भी केमिकल कंपोजिशन है वो बाय मास हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में आपको मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या हुआ, हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जॉन डाल्टन, उन्होंने सोचा कि यार ये तो एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने प्रूव किया है, चलो मैं इनमें कुछ कलाकारी दिखाऊं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, ये जो थियरी थी ना उसको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो जो डाल्टन जी थे उन्होंने क्या किया, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था ये दोनों चीज़ें, तो इन्होंने क्या किया कि चलो मैं है ना इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली ये होता कैसे है।
तो उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थियरी ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो उन्होंने बोला कि जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है, वो एक बेसिक एलिमेंट, बेसिक क्या कहेंगे, टर्म से, पार्टिकल से बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, दैट इज़ एटम। तो सबसे पहला इन्होंने एटम के बारे में बात की और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स निकाले, मतलब कुछ एजम्पशन निकाले इस तरीके से कि जैसे कि देखिए, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो उन्होंने बोला सारा जितना भी मैटर है ना, ये हो, वो हो, पेपर हो, पेन हो, स्केच पेन हो, कुछ भी हो, आपका हाथ भी, इन शॉर्ट, ओके, लिविंग बीइंग की भी बात कर रहे हैं, तो जितना भी मैटर आप देखते हो आपके अराउंड में, वो एक एटम से बना है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर नेक्स्ट बात उन्होंने ये बताई कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी ये जब केमिकल रिएक्शन, ये तो फिजिकल रिएक्शन है, मैंने पहले ही समझा दिया, ओके, वरना लोग इसी का एग्जांपल दे सकते थे, ओके। तो जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक आपने बर्निंग कर दिया, ठीक है, आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन किया, उसमें क्या होगा कि ये सब कुछ बदल सकता है, बट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने दूसरी बात ये कही। थर्ड बात उन्होंने ये कही कि एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अस टेक एन हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया हमने, तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना, जितने भी हाइड्रोजन होंगे, जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे, उन सब का मास सेम होगा, ये बता रहे हैं। और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, मास और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके लिए एक सिमिलर, सारे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो होगी, मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सिमिलर होगी। बट अगर इसका कंपैरिजन मैं ऑक्सीजन के साथ करूँ, ओके, तो उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से डिफरेंट होगी, ये बात बताई है उन्होंने। एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब उन्होंने क्या बोला कि होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा कि H आधा ले लिया आपने, ठीक है, और O आपने 3/4 ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ डिफरेंट कंपाउंड। तो अगर डिफरेंट कंपाउंड है, अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, NH4 की बात कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट कंपाउंड हो गए, ओके, डिफरेंट वो हो गए। तो इनका जो प्रपोर्शन होगा, इसमें जो एटम की जो मात्रा होगी, ओके, वो डिफरेंट होगी। जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो इसमें और इस पे डिफरेंट होंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इनके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ एटम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।